व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये आज हम जानेंगे। तो आपको क्या प्रूव करना है, R इज इक्वल टू ट्वाइस F। हियर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature, 2 is constant and F is focal length. In case of convex mirror हम यहां पर ले लेंगे convex mirror, तो it is focal length। तो ये रिलेशन आपको प्रूव करनी है, लेकिन केस आपको कौन सा लेना है, कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने यही रिलेशन प्रूव की थी इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो ये रिलेशन आज हम फिर प्रूव करेंगे। तो यहां पर आपको कनकेव मिरर नहीं लेना, आपको कन्वेक्स मिरर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे तो ये समझना जरूरी है कि ये रिलेशन प्रूव करने के लिए इसकी रे डायग्राम कैसे बनेगी। तो अगर हम देखेंगे, आपको एक कन्वेक्स मिरर चाहिए। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ये भी एक पार्ट होता है लाइक दिस होल हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल। अगर हम ले लेंगे तो इसका सेंटर मानेंगे हम इस स्फेयर का ये। तो अगर हम देखेंगे ये साइड हम बनाएंगे ओपेक, ये पोर्शन। तो इसके हम दो हाउस करेंगे, यानी हम ड्रॉ करेंगे डायमीटर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पोर्शन अगर हम इरेज करेंगे लाइक दिस, आपको समझाने के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये आपका कुछ कन्वेक्स मिरर बन रहा है, यानी ये साइड जो इनर साइड है यहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज ओपेक, और रिफ्लेक्शन आउटर साइड से होती है। तो असल में यही कन्वेक्स मिरर होता है कि ये भी पार्ट होता है जो कि मैंने अभी स्फीयर आपके सामने दिखाया है कि विच इज मेड अप ऑफ ग्लास बॉल, और जो कि अंदर से हम मानेंगे हॉलो है बिल्कुल। और अगर हम इसी को दो हाउस में डिवाइड करेंगे तो एक हाउस कुछ इस तरह आएगा, तो फिर से मैं दिखाऊंगा, दूसरा कुछ इस तरह बनेगा। तो अगर हम ये पोर्शन ले लेंगे तो कैसे हम ये पोर्शन बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि जो इसका इनर साइड है इसको हम ओपेक बनाएंगे, और रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल हियर फ्रॉम बल्ज्ड साइड। तो इसके बाद अगर हम सेंटर ले लेंगे इसका कन्वेक्स मिरर का, तो ये बनता है पोल। एक लाइन हम ड्रा करेंगे, इमेजरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रा करेंगे विच इज इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर क्या होगी कि यहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये साइड तो ओपेक है, तो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल हियर। तो रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी मैं दिखाऊंगा आपको। तो रिफ्लेक्शन अगर हम बताएंगे, रिफ्लेक्शन इस एंगल से होगी। क्यों? बिकॉज दिस मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, यानी जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, इसका दूसरा नाम आप बता सकते हो डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब जब रेज पड़ती है, इंसिडेंट रेज पड़ती है कन्वेक्स मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि ये दूर भागती है। किससे दूर भागती है? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह रिफ्लेक्शन होगी तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? दिस इज, अगर हम बताएंगे तो ये क्या है, अगर हम बताएंगे और एक रे हम ऐसे ड्रा करेंगे तो इस तरह आएगी। तो ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब ये रे रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये कन्वर्ज मतलब ये नजदीक नजदीक आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब जब इस पर इंसिडेंट रे पड़ेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या है कि वो दूर भागेगी। किससे दूर भागेगी ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो रिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। तो इस एंगल से रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि ये रे मैंने आपको समझाने के लिए आपको यहां पर दिखाई थी, अदरवाइज हमें ये रे डायग्राम चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अगर हम देखेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसको इस एंगल से देखेंगे यानी इस साइड से ऑब्जर्व करेंगे,
असल में रिफ्लेक्शन यहां से होती है, लेकिन दिस रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये रे आपको यहां से, अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इस साइड से, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, असल में यहां पर रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में आप जब देखोगे रिफ्लेक्टेड रे, आपको दिखेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, यहां से आपको ये रिफ्लेक्शन पास, यानी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी आपको, ये किसी और पॉइंट से रिफ्लेक्शन, यानी इसकी रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट से आपको लगेगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है इसी पॉइंट से। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, सपोज हम मानेंगे दिस रिफ्लेक्टेड रे appears to come from another point on the principal axis, that point where the reflected ray appears to come is known as principal focus। यानी असल में रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये तो ओपेक है, इस साइड से ये क्रॉस नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, लेकिन अगर हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखेगी, ये आपको दिखेगी इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट, यानी ये एक और पॉइंट से आपको दिखेगी, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो पॉइंट जहां से आपको लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन आप ये भी याद रख सकते हो कि जो रूल मैंने पढ़ा है आपको फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए, अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। दिस इज द सिंपल रीजन जो कि कनकेव मिरर में हमने यूज किया था। रूल क्या है कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। तो ये रे हम इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल हम ड्रा करेंगे लाइक दिस विच टचेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर। तो इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे, सपोज यहां पर हम इसका नाम रखेंगे बी। तो ये इसके लिए रे डायग्राम है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा लाइक दिस। तो ये रे डायग्राम आपको आनी चाहिए इन केस ऑफ आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, जब आपको ये प्रूव करना है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान। तो अब आप बताओगे कि नॉर्मल कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टॉपिक पर वीडियो पर लेंथी बनेगा। असल में क्या है कि ये एंगल जो है इट इज 90, इट इज 90, यानी यहां से यहां तक ही, दिस एंगल इज 180, इट इज 180। तो अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक ये 90, और ये पोर्शन भी क्या है, ये 90, यानी यहां से यहां तक 90। तो 90 प्लस 90 ये बनेगा 180। तो हम बताएंगे दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल हम बताएंगे एंगल आर, दिस इज एंगल आई। तो अगर हम इसका प्रूफ कहां से स्टार्ट करेंगे हम, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको पता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये लाइन, ये मैं आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूं, ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो यहां पर क्या है कि ये एक वर्टेक्स बनता है इन दो लाइन, यानी दो इन एंगल्स के दरमियान, एंगल्स के लिए ये वर्टेक्स बनता है। ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मींस अगर एक रे ऐसे और दूसरी ऐसे, इस तरह यहां पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, तो जिन दो एंगल का वर्टेक्स कॉमन होता है दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, यानी ये रे, फिर से मैं दिखाऊंगा, ये रे एंड दिस रे, इनका वर्टेक्स सेम है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी या सी बी एफ, आप लिख सकते हो सी बी एफ। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बट अगर हम देखेंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल सी बी एफ,
तो इट मीन्स दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आर। तो नाउ विच इंप्लाइज एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये एंगल आर के बराबर है, ये एंगल यानी इस एंगल का मैग्नीट्यूड इस एंगल के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वर्टेक्स के लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम ये लाइन ले लेंगे, अलग से मैं दिखाऊंगा आपको, ये लाइन यानी दिस लाइन एंड आल्सो दिस लाइन, तो इस तरह इनके दरमियान हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं, हमने डाला भी है इस तरह, तो ये कुछ ट्रांसवर्सल बनेगा। तो ये इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एक ट्रांसवर्सल हम ड्रा करेंगे। तो ये एंगल दैट इज दिस एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, ये एंगल यानी ये एंगल। क्यों, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम पहचानेंगे, इनकी कोई खास डिफिनेशन नहीं होती, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस के दरमियान एक ट्रांसवर्सल हम ड्रा करेंगे तो कैसे आप पहचानोगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ शेप बनाते हैं, लाइक दिस दिस सॉरी दिस दिस एंड दिस वन। तो ये एफ बनाता है, लाइक दिस, ये लाइन, ये लाइन, यहां से ये लाइन, ये और ये। अगर हम इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी, तो ये एंगल, ये आपका एंगल और ये एंगल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी तरह ये हम बताएंगे आल्सो एंगल आई इज इक्वल टू, ये एंगल किसके बराबर, एंगल बी सी एफ, ये एंगल बी सी एफ। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे तो एंगल आई, बट एंगल आई किसके बराबर, ऊपर मैंने लिखा है एंगल आर, विच इंप्लाइज एंगल आई इज कॉल्ड एंगल बी सी एफ, विच इंप्लाइज एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों, कैसे, क्योंकि एंगल बी सी एफ किसके बराबर, आई के बराबर, आई किसके बराबर है, एंगल आर। तो इट मीन्स एंगल बी सी एफ इज आल्सो आर। तो एंगल बी सी एफ, ये एंगल इट इज आल्सो आर। इसके बाद अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल बी सी एफ वी हैव, हमें क्या पता है, एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी इज इक्वल टू बी एफ। रीजन क्या है मैं भी बताऊंगा, पहले हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी रीजन है इसके लिए, यानी जो ये ट्रायंगल है बी सी एफ, इसमें दो एंगल्स बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल। 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी जब एक ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो जो इन इक्वल एंगल्स के, बराबर एंगल्स के अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इट मीन्स अगर हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, यानी एफ सी, जो मैंने लिखा है एफ सी, और इस एंगल आर का अपोजिट क्या है, ये इसका एडजेसेंट है, इसको तो अपोजिट नहीं बताएंगे, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज आल्सो एडजेसेंट, तो ये क्या है, अपोजिट। तो वही मैंने लिखा है, अगर एक ट्रायंगल में जो कि हमने लिया है बी सी एफ, एक ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं, जो दो एंगल्स बराबर होते हैं, जो उनके अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है 9th क्लास की, जो हमने मैथ में पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए मैंने लिखा एफ सी इज इक्वल टू बी एफ, तो एफ सी इज इक्वल टू बी एफ, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इफ एपर्चर is so small such that B coincides with P, such that B coincides with P,
तो अगर हम देखेंगे अपर्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपर्चर क्या है। अपर्चर रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, चाहे कनकेव मिरर होगा कन्वेक्स मिरर होगा, यानी जिस पोर्शन पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है दैट इज अपर्चर, दैट इज अपर्चर। तो अगर हम देखें, क्योंकि यहां पर यहां से यहां तक इस पोर्शन के लिए मैंने रे डायग्राम बनाई है, तो दिस इज अपर्चर, यहां से यहां तक मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाई है। तो ये मैंने लिखा है कि अगर हम मानेंगे ये अपर्चर इतना छोटा होगा, इस कन्वेक्स मिरर का इतना छोटा होगा, कितना छोटा, ये बी कोइंसाइड होगा पी के साथ, यानी बी पॉइंट हम ले लेंगे पी पर पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब अगर हम कंपास ले लेंगे, ये बी कब कोइंसाइड होगा, पड़ेगा पी पर, जब ये बी एफ या एफ बी बराबर होगा पी एफ। तो ये वही मैंने लिखा, इफ अपर्चर इज सो स्मॉल साइज दैट बी कोइंसाइड्स विद पी, इतना अपर्चर हम छोटा मानेंगे, ये जो बी है ये कोइंसाइड होता है पी के साथ, यानी ये पी पर टच होगा। लेकिन ये बी कब पड़ेगा पी पर, जब हम मानेंगे ये लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट हम उठाएंगे उठाएंगे और ये इस तरह, तो बी तभी आएगा पी पर जब एफ बी या बी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ, पी एफ। तो विच इंप्लाइज, ये तभी पॉसिबल है इफ बी एफ इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ, तो ये तभी पॉसिबल है। इसके बाद हम थोड़ा इसको मैं इरेज करूंगा, देखो अब, तो अपर्चर इतना छोटा है कि बी कोइंसाइड होता है पी के साथ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ। अगर हम देखेंगे बट ये जो पी एफ है, पी एफ यानी डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, यानी जो डिस्टेंस होता है पोल टू द फोकस, ये आपको देता है फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ। तो बी एफ वही मैंने लिखा पी एफ, बट पी एफ इज इक्वल टू एफ, लेकिन पी एफ किसके बराबर है, बी एफ। इट मीन्स विच इंप्लाइज, जो आपका बी एफ बी किसके बराबर आएगा, एफ। तो आ गया इसका वैल्यू, तो पी एफ इज ऑलरेडी एफ। तो अगर हम देखेंगे आपका वैल्यू किसके बराबर है, बी एफ, तो बी एफ भी किसके बराबर आएगा, बी एफ यहां पर नहीं है तो बी एफ यहां पर है। अगर हम देखेंगे बी एफ भी किसके बराबर आएगा, यहां पर एफ, लेकिन बी एफ किसके बराबर है, एफ सी, जो कि मैंने लिखा है ऊपर, बी एफ इज एफ सी, विच इंप्लाइज एफ सी इज ऑल्सो स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। तो यहां से भी फिर आपको समझाऊंगा, अपर्चर हम इतना छोटा मानेंगे, बी कोइंसाइड होता है पी के साथ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बी एफ किसके बराबर आएगा, पी एफ। वही मैंने लिखा, इफ बी एफ इज कॉल्ड पी एफ। अगर हम देखेंगे पी एफ किसके बराबर है, पी एफ फोकल लेंथ स्मॉल एफ, क्यों, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज फोकल लेंथ एफ। तो वही मैंने लिखा, बट पी एफ इज कॉल्ड एफ, लेकिन यहां पर पी एफ किसके बराबर है, बी एफ, तो बी एफ का वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे, एफ। लेकिन ऊपर अगर हम देखेंगे बी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एफ सी, तो इट मीन्स एफ सी इज ऑल्सो स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। तो दिस इज ऑल्सो एफ सी, ये लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक, ये भी किसके बराबर है, फोकल लेंथ एफ। तो फिर अगर हम देखेंगे नाउ पी सी, यानी लाइन सेगमेंट फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, पी एफ प्लस एफ सी, कंसंट्रेट हियर। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज हियर दिस आर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या मैंने लिखा, पीसी, इट इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर, इट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके बदले में लिखूंगा आर इज इक्वल टू, पी एफ किसके बराबर है, पी एफ इज एफ प्लस एफ सी, यहां पर क्या है, एफ सी, यहां पर अगर हम देखेंगे एफ सी का वैल्यू भी आ गया, एफ सी इज ऑल्सो एफ, विच implies R is equal to F plus F, that is twice F. So which gives the required relation between radius of curvature and focal length.
तो यहां पर मैंने प्रूव किया है कि अगर R यानी अगर आप कन्वेक्स मिरर ले लोगे तो R किसके बराबर आता है, ट्वाइस F। इट मीन्स अगर हम देखेंगे और एक फार्मूला यहां से हम डिराइव कर सकेंगे, यानी जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है यू शुड हैव गिवन फोकल लेंथ F। तो इट मीन्स इस रिलेशन से आपको फोकल लेंथ निकालनी आएगी। लेकिन अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगी, विच इंप्लाइज 2F के साथ मल्टीपल है तो इस साइड में क्या होगा, ये डिवाइड इज इक्वल टू F। तो ये एक फार्मूला यहां से असल में हमने प्रूव किया है R इक्वल टू ट्वाइस F, लेकिन ये फार्मूला डिराइव होती है यहां से। मतलब अगर आपको कभी फोकल लेंथ निकालनी है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। डिवाइड करोगे आप 2 से तो आपको मिलेगा फोकल लेंथ। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तब आपको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। इट मीन्स ये जो फार्मूला है R इक्वल टू ट्वाइस F, यू कैन कैलकुलेट टू थिंग्स। वन, यू कैन कैलकुलेट radius of curvature when focal length is given. Also, when focal length is given, you can calculate radius of curvature. तो यहां से कन्वेक्स मिरर, इसके लिए हमने रे डायग्राम पहले बनाई है और रे डायग्राम की मदद से हमने ये R इक्वल टू ट्वाइस F प्रूव करके दिया है कि ये होता है R, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज एक्चुअली ट्वाइस F, या यू कैन से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ यानी ये यहां से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये PF दिस इज फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ होता है यहां से P से C तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस अगर ये हाफ होगा तो PF किसके बराबर है, F, तो ये भी किसके बराबर होगा, F। तो ये हमने प्रूव करके यहां पर दिया है। तो इस पर यानी ये जो रिलेशन है R इक्वल टू ट्वाइस F, इस पर हम कई न्यूमेरिकल्स अब सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।